हेलो बच्चों, तो आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक मैथमेटिक्स की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्धमान और ह्रासमान। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने वर्धमान और ह्रासमान का बिल्कुल बेसिक समझाया था, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर वर्धमान और ह्रासमान का अर्थ क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। और उसी के साथ साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के लिए थे और दूसरे लेक्चर में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि 0, π/2 एक अंतराल दिया है 0 से π/2, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट में दिया है। एक अंतराल 0 से π/2 एक अंतराल है और इस पर बताया गया है में y = 4 sin θ/2 + cos θ - θ थीटा पर एक वर्धमान फलन है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दिया गया है, वो क्या है, दिया है y = 4 sin θ अपान में दिया गया है 2 + cos θ - θ। ठीक है, ये एक फंक्शन है और आपको सिद्ध करना है कि ये थीटा पर वर्धमान फलन है। ओके, और थीटा का जो वैल्यू है 0 से π/2 अंतराल पे आपको लेना है। चलो अब देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में मैंने विस्तार से समझाया था। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज सबसे पहले जाकर के आप लेक्चर नंबर 1 पढ़िए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में अगर इस लेक्चर को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर उसमें सीरियल से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जितने भी आते जाएंगे, 6.1, 6.2, 6.3 सारे के सारे लेक्चर्स उसमें दिए रहेंगे। और अगर देखना चाहते हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के वहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलो हम इसको देखने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं कि आखिर ये इस अंतराल पर वर्धमान फलन है। हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है और डेरिवेटिव लेने के बाद में उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है। वहां से कुछ वैल्यू हम थीटा के फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा। y का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष dy/dθ इक्वल टू क्या बनेगा। यहाँ पर आप कोशिएंट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोशिएंट रूल कैसे लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ये है, ये सेकंड है। तो इन दिस केस हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिएंट रूल लगाते समय हम फर्स्ट का अवकलन मतलब 4 sin θ का क्या हो जाएगा, cos θ, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 4 cos θ इनटू में सेकंड को एज इट इज रख देते हैं 2 cos θ। ओके, माइनस लगाते हैं और माइनस के बाद में हमें सेकंड का डेरिवेटिव लेना होता है। 2 का 0 हो जाएगा, cos θ का बन जाएगा -sin θ। बच्चा क्या बनेगा, -sin θ। तो माइनस पहले से था और -sin θ आएगा तो माइनस माइनस प्लस sin θ बन जाएगा और इनटू में फर्स्ट को एज इट इज रख दीजिए 4 sin θ। ओके, अपान में क्या होता है, तो अपान में ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, 2 cos θ का होल स्क्वायर और माइनस भैया थीटा का करिए, थीटा के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, आपको इतना पता ही होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, अच्छी सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 cos θ का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा हो जाएगा ये 2 4 जा 8 cos θ। इसके बाद में 4 cos θ का मल्टीप्लाई करेंगे cos θ के साथ तो 4
कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा और प्लस का 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन हम अगर इसे एलसीएम ले लें, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहुंचा देंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, 8 कॉस थीटा है, इसको लिखेंगे हम, ठीक है। 4 और 4 इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में इसका आप होल ऑफ स्क्वायर खोल सकते हैं, ठीक है। अगर खोलना चाहते हैं तो इसका हम स्क्वायर खोल सकते हैं, तो चलो खोल देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, कॉस का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है, तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा हो जाएगा, आपको पता ही होगा। और अपान में हम यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दुनिया को ये फॉर्मूला पता है, तो आपको भी पता होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो जब ये 1 होता है तो हम इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8 कॉस थीटा। ओके, 8 कॉस थीटा प्लस 4 और ये भैया 1 हो गया, तो 4 1 जा 4 ही रहेगा, ऐसे लिखा रहने दें। माइनस का आप 4 कर दें, माइनस का आपके पास कास स्क्वायर थीटा जाएगा, माइनस का आपके पास 4 कॉस थीटा बनेगा और अपान में आपके बनेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसी को हम अब ऊपर ले लेते हैं, शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है, 4 कॉस थीटा और 8 कॉस थीटा ये है, माइनस 4 कॉस थीटा बचेगा आपके पास 4 कॉस थीटा प्लस का, ठीक है। इसके बाद में एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास माइनस कॉस थीटा बचेगा और अपान में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और अपान में आपके पास क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आपको एक वैल्यू तो मिल चुका है, अब यहां पर आपको करना क्या है, बस ये सोचना है कि ये वैल्यू हमारा जो है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होता है dy बाई डी एक्स, मतलब जो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो फलन को हम वर्धमान बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और अगर निगेटिव होता है तो हम कहते हैं ये ह्रासमान फलन है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर हमें देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन किस अंतराल की बात वो कर रहा है, उसने अंतराल दे दिया था 0 से π/2। तो अब हम देखते हैं 0 से π/2 के बीच का कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए जिसका आपको वैल्यू पता हो या ना पता हो। अगर नहीं पता है तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पता वाला कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 45 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट करके देख लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए और आपका आंसर जो होगा पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, आप यहां पर देखो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाए, तो क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है कि हम 0 और π/2 में भी कोई भी ले सकते हैं, हम मतलब 0 और π/2 के बीच का भी कोई ले सकते हैं और इनको भी किसी को ले सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। हमने मान लिया π/2 ले लिया और π/2 रख करके आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि π/2 पर वैल्यू होता है cos का 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, π/2 आप रख करके देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसलिए 0 ले लें। तो 0 अगर हम लेते हैं तो देखिएगा जरा, x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें, ठीक है, तो देखिएगा वैल्यू क्या आएगा dy बाई डी एक्स का 4 इंटू कॉस 0, x का वैल्यू नहीं मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे है भाई, थीटा। ओके, थीटा का वैल्यू हमने 0 लिया तो ये क्या बन जाएगा 4 कॉस 0 डिग्री माइनस में कास स्क्वायर 0 डिग्री अपान में 2 प्लस कॉस 0 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब आप इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस का cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपान में 2 होगा प्लस cos 0 1 का स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 3 ऊपर बचेगा और नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 1/3।
अभी हम देख रहे हैं कि 1/3 ये वैल्यू आया है, क्या ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें उसके चिन्ह से लेना देना है, उसके वैल्यू से नहीं। 1/3 है, 5/3 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वर्धमान है, अगर dy/dx नेगेटिव है तो वो ह्रासमान है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आया है 1/3, इसलिए ये फलन वर्धमान है थीटा इक्वल टू 0 पर। और भाई और अब मैं आपको बता दूं 0 और π/2 के बीच का आप कोई भी वैल्यू रख करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू x y z, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख करके देखें, हर वैल्यू पर आपको dy/dx पॉजिटिव ही मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि dy/dx जो है, यहां पे हम लिखेंगे, अतः लिखेंगे dy/dx जो है, dx अंतराल 0, π/2 पर धनात्मक है, अतः फलन वर्धमान है। और यही हमको भाई सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया? अगर आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक काम करिए, इसको अगर नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करोगे, और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यहां पे बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनाइट में वर्धमान फलन है। मतलब उसने बोला है एक फलन है लघुगणकीय, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन है, और ये आपको बताया गया है कि 0 से पाई पर वर्धमान होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया कि लघुगणकीय फलन है। लघुगणकीय फलन का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन अपने आप ले सकते हैं। लघुगणकीय फलन जब कहेगा तो हम log x ले लेंगे, ठीक है। तो log x क्या है, ये लघुगणकीय फलन है। तो उसने बोला लघुगणकीय फलन जो है 0 से इन्फिनाइट पर ये वर्धमान होता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव लेना है। आपको पता ही है f' इक्वल टू log x का 1/x हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें f' को पॉजिटिव दिखाना है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो डेफिनेटली ये वर्धमान होगा, और अगर नेगेटिव आया तो फिर ये ह्रासमान होगा। अब आप बताइए कि जो अंतराल दिया है वो 0 से इन्फिनाइट है। जरा हम संख्या रेखा पे आपको दिखाते हैं। यहां पे 0 है, यहां पे इन्फिनाइट है, यहां पे माइनस इन्फिनाइट है। 0 के इधर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, 0 के इधर साइड में आएंगे तो सब निगेटिव वैल्यू मिलेंगे, आपको ये पता ही है। अंतराल जो दिया है 0 से इन्फिनाइट की बात कर रहा है। 0 से इन्फिनाइट का मतलब हमें हर वैल्यू पॉजिटिव वाली ही लेनी है, नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, 0 से इन्फिनाइट। और जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x का, तो x का जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो मान लिया 1 ले लिया तो 1/1 1 हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो 1/2, 3 लेंगे तो 1/3, 4 लेंगे तो 1/4। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू होगी 1/18, 1/100, 1/1 करोड़, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगी। नेगेटिव अगर नहीं है तो वो ह्रासमान हो नहीं सकती, इसका मतलब है वो वर्धमान ही रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो बट नेगेटिव वाला ना हो, ठीक है। हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनाइट पर, मतलब 0 और इन्फिनाइट के बीच का कोई भी वैल्यू आप x का ले लीजिए, तो इस पर ये फंक्शन जो होगा f' जो होगा वो पॉजिटिव निकलेगा। पर हम लिखेंगे f' पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। और अगर धनात्मक है तो क्या होगा, फिर यह फलन इस अंतराल पर वर्धमान हुआ। तो लिखेंगे अतः अंतराल 0 to इन्फिनाइट पर
फलन कैसा है, वर्धमान है, ये बात क्लियर हो गई है। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अब आप अपने स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिखा है, बताया गया आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में, सिद्ध कीजिए कि -1 और 1 में एक अंतराल है, एक अंतराल है, और अंतराल क्या है, -1 और 1। ओके, इस अंतराल में फंक्शन fx इक्वल टू दिया है x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये सिचुएशन आपको सिद्ध करनी है कि ये ना तो वर्धमान है, नाइदर इंक्रीजिंग, देखो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, आपको ये प्रूव करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हमने बताया था जब ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है, वो कैसी कंडीशन होती है। तो हमने बताया था एक ऐसा अंतराल आपको मिल जाए जिसके बीच में कहीं पर वो फलन वर्धमान भी हो जाए और उसी के बीच में किसी जगह पर वो ह्रासमान भी हो जाए। अगर दोनों बीच में ही उसके हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उस अंतराल पर हम फलन को ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान कहते हैं। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव तो लेना ही है। f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 1, x का 1 और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू आप 0 रखते हैं। ओके, f डैश x इक्वल टू 0 रखा आपने, और यहां पर आप देखेंगे कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू 1/2 निकल के आएगा। अब हम x इक्वल टू 1/2 को अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो इस तरह से 1/2 लिखा, यहाँ पर इन्फिनाइट, यहाँ पर प्लस माइनस का इन्फिनाइट, ये सिचुएशन होगी। और कहीं ना कहीं ये वाले जो अंतराल दिए हैं -1 इधर साइड में होगा और प्लस का 1 इधर साइड में होगा। ठीक है, उसने इस अंतराल की बात की है कि -1 से 1 पर ये फलन वर्धमान है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि ये फलन वर्धमान भी नहीं है ह्रासमान भी नहीं है, कैसे सिद्ध करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वही सारणी बना लेते हैं जो पिछले वाली क्लासेस में हम लोग बनाते चले आए थे। ठीक है, अगर नहीं देखी है पिछली क्लासेस तो प्लीज उनको पहले देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंतराल एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं f डैश x का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1। ओके, और एक तरफ हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताते हैं कि इंक्रीजिंग है इस अंतराल पर या डिक्रीजिंग है। तो हमें इनके बीच की ही बात करनी है, इनके बीच की बात करनी है। इनके बीच में एक पॉइंट हमें मिल रहा है, ये वाला, कौन सा, -1 से 1/2। इस पर पहले हम चेक करते हैं कि वर्धमान है या ह्रासमान है। तो -1 और 1/2 के बीच का कोई भी आप वैल्यू उठा करके ले लीजिए, कोई भी वैल्यू आप उठा के ले लीजिए और यहां पर रख लीजिए। -1 और 1/2 के बीच में जो वैल्यू होगा एक 0 भी आएगा। आप 0 यहां पे रख करके देख लीजिए, और जैसे ही आप 0 रखेंगे मतलब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का बचेगा, और माइनस का बचने का मतलब नेगेटिव बचेगा। अगर नेगेटिव बचा है तो ये डिक्रीजिंग होगा इस अंतराल पर। ठीक है, अब हमने यहां पर देखा कि इस पर तो ये डिक्रीजिंग हो गया भैया, ये डिक्रीजिंग है। इस अंतराल की जरा बात करें 1/2 1 पर। ठीक है, इसके बीच का आप कोई भी वैल्यू उठा करके रख लीजिए, 1/2 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। आप ले सकते हैं 0.6, 1/2 का मतलब है 0.5, और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ना 0.6 ले लीजिए आप। 0.6 अगर आप लेते हैं तो 0.62 जा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1.2 और माइनस में 1 भैया, 1.2 से 1 घटेगा तो प्लस का 0.2 बचेगा। प्लस का बचा है तो मतलब पॉजिटिव। हमने बताया ना कोई वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, प्लस का दशमलव में आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू आपके कुछ भी बच रही हो, बस उसका आपको साइन देखना है, चिन्ह देखना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये इंक्रीजिंग है। तो हम देख रहे हैं कि इस अंतराल पर हमसे पूछा गया था ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमने देखा इस अंतराल में
कुछ जगह पर तो ये डिक्रीजिंग है और कुछ जगह पर ये इंक्रीजिंग है, मतलब कुछ जगह पर ये ह्रासमान है और कुछ जगह पर ये वर्धमान है। ऐसी सिचुएशन में हम इस पूरे अंतराल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये वर्धमान होगा या फिर ह्रासमान होगा। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं फलन इस अंतराल पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे स्पष्ट है, इसको देख करके, ठीक है, लिख देंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है। अगर ये सारणी बना दिए तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख देंगे स्पष्ट है कि अंतराल -1, 1 पर फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर आया है बहुत अच्छी बात है। और भाई इस वीडियो को आपको अगर समझ में आपको आता है, आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें, जिससे इस चैनल से बहुत सारे बच्चे लाभ उठा सके, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके साथ शेयर करिए और वो सभी आकर के यहाँ पर इस मैथ को बहुत ही सरल ढंग से समझ सके, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। ज्यादा से ज्यादा आज प्रश्नों को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है? आपसे पूछा गया है कि कुछ फलन दिए गए हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 12 में और बताया गया एक अंतराल दिया है 0 से π/2। इस 0 से π/2 पर कौन कौन से फलन हैं जो ह्रासमान है? आपसे ह्रासमान वाले फलन पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं? ह्रासमान, ओके। ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग कौन कौन से हैं? ABCD में से ABCD चेक करते हैं कि कौन से फलन ह्रासमान है, कौन से वर्धमान है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहला A वाला फंक्शन दिया है cos x, ठीक है, cos x दिया है। अब आपको क्या करना है, ह्रासमान वर्धमान हम चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ह्रासमान है, डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो वर्धमान है। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे डेरिवेटिव लीजिए f'(x), cos x का होता है भैया -sin x, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में भाई साइन x जो होता है वो प्लस का होता है। साइन क्या, सारे प्लस के होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, तो ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन तो हो गया प्लस का, अब साइन प्लस का और बाहर लगा माइनस, माइनस और प्लस मिलकर के भैया माइनस बनेगा, अर्थात ये निगेटिव ही रहेगा f(x) का मान जो होगा f'(x) का मान, समझ रहे ना। मतलब हमने क्या बताया, साइन x होता है पॉजिटिव 0 से π/2 पर, माइनस साइन x थोड़ी पॉजिटिव होता है। तो साइन x पॉजिटिव अगर है तो ये पॉजिटिव और बाहर माइनस लगा तो पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके भैया निगेटिव ही आंसर देंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि 0, π/2 पर f'(x) कैसा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः हम कह पाएंगे कि फलन 0, π/2 पर ह्रासमान है, ह्रासमान है, ओके। तो ये पूछ रहा था कौन कौन से फलन ह्रासमान है, तो पहला वाला फलन मतलब A वाला फलन तो ये ह्रासमान निकल आया, पहला आंसर दे दिया। नेक्स्ट एक B दूसरा दिया है क्वेश्चन, दूसरा फंक्शन है f(x) = cos 2x, ओके। f(x) = cos 2x, इसको जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, f'(x) फाइंड आउट करना है। cos x का -sin 2x और 2x का दोबारा होगा तो 2, ओके। नाउ f'(x) = माइनस का 2 sin 2x, और भैया यहां पर आप रख करके देख लीजिए 0 या π/2, ठीक है। 0 या π/2 आप रख करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी वैल्यू, देखिए यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये sin 0 का वैल्यू 0, ठीक है।
इसके बाद में 0 तो पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं है, इनके बीच की वैल्यू वो बात कर रहा है कि 20 के बीच की वैल्यू, क्योंकि इसने क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो इसके बीच की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए जी 0 से π/2 पर, तो हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब sin 2x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। आप इस बात को मेरे ख्याल से अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने बोला sin x जो है वो 0 से π/2 पर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर sin x नहीं है, sin 2x है, तो sin 2x कहां तक पॉजिटिव होता होगा, तो sin 2x जो होता होगा पॉजिटिव कहां तक, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो 0 और 2 से गुणा कर दोगे पाई, मतलब sin 2x जो है 0 से पाई तक पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब sin 2x 0 से पाई तक अगर पॉजिटिव रहता है तो आप जरा देखिए यहां पर आप 0 से π/2 रखें, 0 से π/2 रखें तो 0 से π/2 रखेंगे तो यहाँ पर पाई तक ही पहुंचेगा, अर्थात इस अंतराल में ये पॉजिटिव ही रहेगा। और sin 2x पॉजिटिव है तो माइनस बाहर तो लगा ही है, वो रिजल्ट तो निगेटिव ही देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और बाहर माइनस निगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के आंसर आएगा हमारा निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि f' का मान अंतराल किस पर, अंतराल 0 से π/2 पर ऋणात्मक है, अतः फलन कैसा होगा, फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से कंफर्म हो गया, तो इसका ह्रासमान ही पहुंच रहा था, ए और बी दोनों ह्रासमान निकले। अब हम लोग इसका सी वाला चेक करते हैं कि क्या वो भी ह्रासमान है। सी वाला देखते हैं, सी वाला देखिए cos 3x y इक्वल टू या fx इक्वल टू फंक्शन के रूप में लिखे अगर, तो fx इक्वल टू cos 3x। ओके, cos 3x यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, cos 3x में क्या होगा, f' इक्वल टू cos 3x, cos 3x। यहां पे देखें cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का दोबारा होगा 3। ओके, तो f' भैया क्या निकल के आएगा, माइनस का 3 साइन 3x। ठीक है, f' इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस 3 साइन 3x। अब आप यहां पर जरा देखें कि यहां पर sin 3x कैसा होगा, देखो बाहर तो माइनस है, लेकिन sin 3x 0 से π/2 पर आपको चेक करना है कैसा होगा। तो आप जरा दिमाग लगा करके सोचें कि sin का वैल्यू, sin जो है sin का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो ये 0 रहेगा। इसके बाद में हम अगर 30 रख दें, sin 30, तो 30 3 90, 30 3 90, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 30 आएगा तो ये sin 90 हो जाएगा, sin 90 पर ये पॉजिटिव रहता है। इसके बाद में आप 45 रख करके देखिए, x बराबर 45 रख करके देखेंगे, तो 45 रख करके देखें तो 45 यहाँ 135, 135 का मतलब है ये भी 2/3 में होता है, साइन प्लस का ही रहेगा। ओके, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। x का वैल्यू आप 60 रख करके देखिए, 60 जैसे ही रखेंगे तो 6 3 18 180, और 180 2/3 यहीं पर खत्म होता है, मतलब यहां तक तो ये पॉजिटिव रहेगा। और जैसे ही आप 60 से ऊपर जाएंगे, 61 अंश कर देंगे या 65 70 75 80 50 कुछ भी आप कर दे, ठीक है। 61 अंश जैसे ही आप करेंगे x इक्वल टू 61, वैसे ही 6 3 18 भैया x का वैल्यू 61, 61 3 183, तो 183 ये अब 2/3 नहीं तृतीय-चतुर्थांश में चला गया। तृतीय-चतुर्थांश में जाएगा तो इसका मतलब है कि ये क्या पहुंच जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये निगेटिव हो गया तो बाहर निगेटिव बैठा है, निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये 60 तक ये पॉजिटिव रहेगा और टोटल ओवरऑल ये निगेटिव आएगा। लेकिन 60 से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये फिर निगेटिव आने लगेगा sin 3x का वैल्यू, और ओवरऑल मिलकर के पॉजिटिव आने लगेगा। ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर ये 60 तक ये f' का मान कैसा आएगा, f' का मान x इक्वल टू π/3 मतलब 60 तक कैसा है,
नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो भैया 60 तक ये sin 3x पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव बैठा है, तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस रहेगा, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक है, तथा x बराबर π/3 के अगर आगे आप बढ़ते हैं, π/3 के आगे चलते हैं, और कहां तक चलना है, 60 से आगे कहां तक, हमेशा तक नहीं, उसने 90 लिमिट दे दी है π/2, 90 डिग्री, मतलब π/2 तक, π/3 से लेकर के π/2 तक अगर आप आगे चलते हैं तो वहां पर ये फिर नेगेटिव मिलेगा और ये ओवरऑल पॉजिटिव मिल जाएगा, तक धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, अगर संख्या रेखा से आपको समझाने का प्रयास करें तो हम देखें यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा π/2 है और बीच में π/3। ओके, अब यहाँ पर π/3 जहाँ पर है, हमें पता चला कि 0 से π/3 पर ये कैसा फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऋणात्मक आ रहा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन π/3 से लेकर के π/2 पर ये इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ जा रहा है, धनात्मक है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इतने पर इंक्रीजिंग, इतने पर डिक्रीजिंग, और इसने आंसर पूछा है 0 से π/2 की बात कर रहा है, तो 0 से π/2 पर आप क्या कहेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, एक शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या आंसर देना होता है, ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, तो हम लिख देंगे कि 0 से π/2 पर यह फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, आप लिख लेंगे। इसमें जो आंसर पूछ रहा था ह्रासमान जो होंगे वो बताना है, तो ये वाला फंक्शन ह्रासमान नहीं है, अर्थात ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ए और बी अभी तक मिले हैं ह्रासमान वाले, ये ह्रासमान नहीं मिला। ठीक है, ये ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है। ठीक है, आगे एक और बचा है इसका शायद डी पोर्शन, वो भी हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा है, देख लेते हैं। ठीक है, इसको आपने कर ही लिया होगा। चलो अब हम चलते हैं इसका डी पोर्शन, चलो और चेक कर लेते हैं डी वाला। डी वाला क्या दिया है, डी में दिया है fx = tan x। ओके, f' क्या हो जाएगा भाई, tan x का sec² x होता है, डेरिवेटिव आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है sec² x है अगर, तो f' = sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब जरा देखिए, x का वैल्यू आप कुछ भी रख लें, 0 रख लें, या फिर पहली बात तो 0 से π/2 sec x का मान पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हर वैल्यू साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारे के सारे भैया पॉजिटिव होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, तो ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा ही, ये नेगेटिव भी होता फिर भी स्क्वायर हो जाता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो ये तो धनात्मक आएगा ही, मतलब f' धनात्मक है, धनात्मक है, अतः फलन कैसा है, फलन वर्धमान है। ओके, तो ये वर्धमान है। हमसे पूछा गया था ह्रासमान फलन कौन कौन से हैं बताइए, तो ह्रासमान केवल ए और बी वाले मिले, ये तो ना तो वर्धमान था ना ही ह्रासमान, और ये वर्धमान है जो हमें लेना नहीं है, केवल ह्रासमान पूछ रहा था कौन कौन से हैं, तो ए और बी इसके सही जवाब थे। ओके, चलो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं और इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, मिटा दे, चलो आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा जो दिया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, एक बार देख लेते हैं यार, कभी कभी कैमरा हमारा बंद हो जाता है और फालतू में रिकॉर्ड करते रहता है। ठीक है, ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, तो बिल्कुल सही है अभी तो। चलो, एक्चुअल में होता क्या है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, पीछे कोई बैठा नहीं होता है, मैं अकेला यहाँ पे बक रहा हूँ, समझ लो आप लोग। ठीक है, और दिक्कत ये हो जाती है कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइट मोड पे लगाना भूल जाता हूँ फ़ोन को, और फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फ्लाइट मोड पे लगाना भूल जाता हूँ। फ्लाइट मोड पे जब लगाना भूल जाता हूँ तो कॉल आ जाता है बीच में, और कॉल आ जाता है और मोबाइल साइलेंट पे रहता है तो पता नहीं चल पाता मुझे, और वहाँ पे वीडियो नहीं बन रही होती है। तो यार कभी ऐसे कई बार मुझसे हो चुका है, तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ फिर, मतलब पूरी मेहनत करो यार और फिर पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, पता चला रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत होती है, तो इसलिए चेक कर लेता हूँ यार। और शायद मैंने आज फ्लाइट मोड पे लगाया नहीं है, और बीच में मैं लगा भी नहीं सकता, क्योंकि बीच में लगाऊंगा तो फिर मुझे एडिट करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, चलो छोड़, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में f(x) एक फंक्शन दिया है f(x). ओके, क्या दिया है,
x की पावर 100, ठीक है, प्लस साइन x माइनस 1, ठीक। ये जो फंक्शन दिया है द्वारा प्रदत्त फलन f ह्रासमान है, मतलब किस अंतराल पर यह ह्रासमान है, और 3-4 अंतराल दिए हैं, आपको बताना है किस पर यह ह्रासमान है, ये हमें चेक करके बताना है, ठीक है। पहला अंतराल यहाँ पे दिया है भैया, सारे अंतराल लिख दें पहले, 0 से 1। दूसरा अंतराल दिया है हमारा π/2 से π, ओके। तीसरा अंतराल दिया है 0 से π/2, ओके। चौथा अंतराल दिया है इनमें से कोई नहीं, ओके। हमें बताना है कि किन किन अंतरालों पर ये ह्रासमान है, क्या बताना है, ह्रासमान, डिक्रीजिंग, ओके। किन किन अंतरालों पर यह ह्रासमान है, तो चलो देखते हैं। f' करिए 100 x की पावर 99 प्लस साइन x का होता है cos x और 1 का 0। अब देखिए ये पॉजिटिव होगा तो ह्रासमान, सॉरी वर्धमान, और नेगेटिव होगा तो ह्रासमान, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला अंतराल देखिए 0, π/2, 0, ए वाला, ठीक है, 0, 1, सॉरी 0, 1 है, π/2 नहीं है, 0, 1 पर f' कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक है, बताइए आप, बताइए। तो यहाँ पर देखिए भैया x 0, 1 का मतलब है पॉजिटिव ही वैल्यू कोई लेना है। 0 और 1 के बीच में सब पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव तो होता नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का जब आप 99 घात करेंगे तो निगेटिव थोड़ी आ जाएगा कहीं से, तो पॉजिटिव ही रहेगा, अर्थात ये पॉजिटिव है। और 0 से 1 के बीच में कॉस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव रहता है, सारे पॉजिटिव रहते हैं, 0 से 90 तक तो सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो हम कह सकते हैं 0 से 1 पर कॉस पॉजिटिव होगा। भैया पॉजिटिव ये, प्लस का वैल्यू ये, प्लस का वैल्यू ये, जुड़ेंगे तो प्लस के ही रहेंगे, नेगेटिव तो आएगा नहीं। हम कह सकते हैं 0, 1 पर f' धनात्मक है, धनात्मक है, अतः फलन वर्धमान होगा, वर्धमान है। उसने ह्रासमान पूछा था तो ए वाला तो कैंसिल हो गया भैया, ए पर तो वर्धमान नहीं है। चलो इस वाले अंतराल को चेक करते हैं, π/2, π पर, ठीक है, π/2, π पर भैया, π/2, π पर अगर हम बात करें तो π/2, π के बीच का कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, वो नेगेटिव थोड़ी होगा, पॉजिटिव ही तो है। π/2 मतलब 22/7 भी आप रख लें और पाई की जगह पर 22/7 रख लें, तो इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें तो है तो पॉजिटिव ही। पॉजिटिव वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हैं, उसका घात 99 करते हैं तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ये पॉजिटिव रहेगा। और cos x π/2 से पाई पर ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। तो याद रखिए cos x का वैल्यू π/2 से पाई मतलब द्वितीय चतुर्थांश में माइनस का होता है। तो cos x तो माइनस का हुआ, लेकिन ये वाला प्लस का हुआ। अब जरा सोचिए, cos x माइनस का हुआ, लेकिन अधिकतम cos x कितना हो सकता है माइनस का, तो माइनस का 1, क्योंकि cos का वैल्यू प्लस के 1 से लेकर के माइनस के 1 के बीच में रहता है। अधिकतम ये माइनस होगा तो -1 हो सकता है, -1 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, -1। और यहाँ पर 100 है भैया, 100 से अगर 1 आप घटा भी दोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो हमें नहीं मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। तो जब पॉजिटिव मिलेगी तो हम कहेंगे इस अंतराल पर भी f' धनात्मक है, अतः फलन वर्धमान है, यही चीज लिख देना है, ओके। सी की जरा बात करें, 0 से π/2 पर, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू धनात्मक ही होगा, ओके, धनात्मक ही होगा, धनात्मक है ये भी। और 0 से π/2 मतलब ये प्रथम चौथांश है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों जुड़ेंगे तो ये धनात्मक ही रहेगा, धनात्मक रहेगा तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, वर्धमान फलन रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ना तो इस अंतराल पर यह ह्रासमान है, ना ही इस पर ह्रासमान है, ना ही इस पर ह्रासमान है। वो ह्रासमान पूछ रहा था किस अंतराल पर है, तो तीनों में से किसी पर नहीं है तो बोल देंगे नन, किसी पर नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसी पर ये ह्रासमान नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, ओके, आगे चले, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ए का व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 पर। ए का हमें मान ज्ञात करना है, वो भी न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, ओके। ए का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके लिए अंतराल 1, 2, अंतराल क्या है 1,
2 में एफ एक्स ओके इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये जो फलन है वो वर्धमान होना चाहिए इस अंतराल पर। तो ऐसा बताइए ए का मान कि हम क्या रखें कि इस अंतराल पर ये फलन वर्धमान रहे। तो चलो कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉरी 2x प्लस ए होगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 ठीक है। इस फलन को वर्धमान रहना है और वो पूछ रहा है न्यूनतम मान बताइए। तो न्यूनतम मान अगर बताना है तो x का वैल्यू भैया एफ डैश एक्स देखिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो लिखना ही है, मतलब 2x प्लस ए इक्वल टू 0 तो लिखना ही है ठीक है। अब आपको a का मान निकालना तो x का मान कुछ रखना होगा, क्या रखें? तो उसने बोला न्यूनतम मान आप बताइए a का अगर आप न्यूनतम मान प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे ठीक है। न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे रख दें अगर आप तो 2 × 1 प्लस ए इक्वल टू 0 ओके, ये 2 × 1 2 प्लस ए इक्वल टू 0 होगा और ए का वैल्यू आ जाएगा न्यूनतम हमारा 2 ओके। तो ए का न्यूनतम मान पूछ रहा था तो ए का जो न्यूनतम मान आया हमारा -2 आया, क्योंकि इससे न्यूनतम तो नहीं ले सकते आप 1 से, क्योंकि 1 और 2 के बीच की संख्या लेनी है, 1 लो 2 लो इनके बीच की लो, तो सबसे कम क्या है न्यूनतम वाली वैल्यू लेनी है, ए का वैल्यू न्यूनतम निकालना है। तो ए का मान आप न्यूनतम निकाल लीजिए, यहाँ से सबसे छोटा मान यहाँ से ले लीजिए, 1 ले लिया तो यहाँ पर आ गया -2 ओके। तो ये मेरे ख्याल से आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 ओके, लेट मी चेक कॉल तो नहीं आई है ओके, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 15 भैया दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मान लीजिए -1, ठीक है, से असंयुक्त एक अंतराल आई है। मतलब एक अंतराल है जो ये नहीं है, एक अंतराल है आई जो इससे असंयुक्त है। मतलब कहने का ये है कि उस अंतराल में ये संख्याएं नहीं हैं, -1 और 1 के बीच की और -1 और 1 को मिला करके इतनी संख्याओं को छोड़कर और सारी संख्याएं हैं। मतलब आई में सारे रियल नंबर हैं, केवल इन रियल नंबर्स को छोड़कर असंयुक्त, इनको संयुक्त नहीं करना है, इनको उसके साथ में नहीं लेना है। तो उसने बोला है मान लीजिए -1 और 1 से असंयुक्त अंतराल एक आई हो, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, एक संख्या रेखा है, ये सारे रियल नंबर्स पर हैं, यहाँ पर -1 है, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो यहाँ पर उसने बताया है कि इधर की सारी संख्याएं आई में हैं, इधर की सारी संख्याएं आई में हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच की कोई संख्या आई में नहीं है। मतलब -1 और 1 से असंयुक्त, इसको छोड़ दीजिए आप। इधर की जितने भी संख्याएं -1 से छोटी वाली और 1 से बड़ी वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो आई में ली जा सकती हैं, लेकिन ये वाली संख्या आई में नहीं। तो आई का मतलब है ये और ये पोर्शन, ठीक है। तो उसने बोला है कि इस अंतराल पर, ये जो अंतराल आई है, इस अंतराल पर सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x + 1/x से प्रदत्त फलन वर्धमान है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि इस i पर ये वाला जो फलन है वर्धमान है। चलो देखते हैं, f(x) इक्वल टू निकालते हैं, x का वैल्यू 1 और भैया 1/x का होता है -1/x², पता है ना, -1/x²। ओके, सो f(x) इक्वल टू, आप अब क्या देखेंगे, आप अब देखेंगे कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। देखिए अगर आप x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लेते हैं तब तो ये धनात्मक आएगा, ओके, वर्धमान हमें प्रूव करना है। देखो अगर आप -1 और 1 के बीच का अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे वैल्यू ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको जरा और सॉल्व कर लें, ये x² - 1 में x² ऐसे लिख देते हैं, ओके, हाँ। तो यहाँ पर आप देखें x का वैल्यू आप अगर 1 और -1 के बीच का अगर लेते हैं तो वैल्यू कैसा आएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। x का वैल्यू अगर हम 1 और -1 के बीच का लेते हैं, 1 और -1 के बीच का 0 ले लीजिए आप, अगर आप 0 लेंगे तो ये -1/0 इन्फिनाइट, छोड़ो
इन्फिनाइट तो अपरिभाषित हो जाता है। और कोई वैल्यू ले लो 1 के अलावा, 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू ले लोगे, मान लिया मैंने -1 और 1 के बीच में 0.5 ले लिया, ओके। 0.5 का स्क्वायर -1 अपान में 0.5 का स्क्वायर, यही तो करोगे आप, ठीक है। तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 माइनस में 1 अपान में 0.25, ओके। घटाओगे तो माइनस का 0.75 अपान में 0.25, कैंसिल आउट करोगे 25 या 75, माइनस का 3 आएगा, ओके। माइनस का 3 आया भाई, माइनस का 3 आया, और अगर माइनस का 3 आया तो हम देख रहे हैं ह्रासमान हो जाएगा। तो हमें इनके बीच का वैल्यू लेना ही नहीं है, उसने बोला है कि इनके बीच का वैल्यू नहीं लीजिए आप, इनके बीच के छोड़ करके इन वाली वैल्यूज पर हमें इसे इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान सिद्ध करना है, इस पर वर्धमान नहीं सिद्ध करना, क्योंकि इस पर वर्धमान आ ही नहीं सकता। देख रहे हैं माइनस का आ जाएगा, आप कोई भी वैल्यू ले लो इनके बीच की तो वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम अब लिखेंगे कि अंतराल, ओके, अंतराल। आप यहां से अगर सारणी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। सारणी बना दें, चलो x का वैल्यू फाइंड आउट करो, f' इक्वल टू 0 आप रखिए, ठीक है। x स्क्वायर -1 अपान x स्क्वायर इक्वल टू 0 रखें आप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर, चलो इधर आओ, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 1, या फिर हम कह सकते हैं भैया x का वैल्यू +-1 2 निकल के आएंगे, ठीक है। x का वैल्यू 2 निकल के आया तो संख्या रेखा पर हमने यही संख्या रेखा बनाई, ठीक है। और हमें अंतराल मिले कौन कौन से, चलो इसको छोड़ो, हटाओ, ये ले लिया, ठीक है। -1 और 1, यहाँ पर माइनस का इन्फिनाइट, ये प्लस का इन्फिनाइट है। संख्या रेखा पर बनाया सारणी, यहाँ पर अंतराल लिखेंगे, अंतराल, ओके। और ये यहाँ पर f' जो होगा, कितना है f' भैया, ये है x स्क्वायर -1 अपान में x स्क्वायर, और यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। यहाँ पर अंतराल सबसे पहला लिया माइनस इन्फिनाइट से -1, ठीक है। तो इस अंतराल पर भैया ये क्या होगा, कोई रख करके देख लो आप, -2 रख लो, -3 रख लो, -2 रख ले, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, प्लस के 4 से 1 घटेगा, प्लस के 4 से भैया 1 घटेगा तो 3 बचेगा प्लस का, और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 तो 3/4 प्लस के आएंगे, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग है, मतलब इस फंक्शन पर, मतलब इस अंतराल पर ये इंक्रीजिंग है। -1 और 1 के बीच में देखिए, -1 और 1 के बीच में आप रख करके देखिए, अभी तो हमने रख करके दिखाया था 0.5, और रख करके दिखाया था तो निगेटिव आया था, तो मतलब ये है भैया डिक्रीजिंग। अब हम आप रख करके देख लीजिए, किसको, 1 से इन्फिनिटी तक रख करके देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई भी वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख लो, इंक्रीजिंग होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस अंतराल को छोड़कर इन दोनों अंतरालों पर ये कैसा है, वर्धमान है। तो लिख देंगे अतः अंतराल I पर फलन कैसा है, वर्धमान है। और यही हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, ओके। समझ में आया, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैं सोच रहा हूँ यार कि आज पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ, देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, कितना बड़ा वीडियो हो गया भाई, 49 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 दिया क्या है, देखिए जरा, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू log ऑफ sin x, ओके, log ऑफ sin x 0 से π/2 में वर्धमान है और π/2 से π पर यह ह्रासमान है। हमें ये दिखाना है कि 0 से π/2 पर यह वर्धमान है और π/2 से π तक यह ह्रासमान है। चलो देखते हैं, f' निकालिए पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा, log x का 1/sin x होता है, 1/x होता है, मतलब 1/sin x हो जाएगा, sin x का दोबारा होगा तो cos x, ओके। f' इक्वल टू cos x बटे sin x बन जाएगा भैया cot x, ठीक है। अब cot x बताइए, आप दो अंतराल इसमें दिए हैं, दोनों पर चेक करिए, इधर अंतराल, ओके, इधर f' का वैल्यू जिसे हम cot x बोलेंगे, और इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहला अंतराल दिया है 0 से π/2 पर, आपको बताना है वर्धमान है ह्रासमान है। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 मतलब प्रथम चतुर्थांश में cot x हमेशा प्लस का होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, तो cot x भी प्लस का होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये वर्धमान होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 0 से π/2 पर यह फलन जो है वो वर्धमान है, और ये सिद्ध करवा रहा था। आगे देखिए अगला π/2 पाई पर,
भैया पाई बाई 2 कमा पाई मतलब 2/3 2/3 में कॉट होता है माइनस का होता है, तो ये डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है। और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर फलन का मान ऋणात्मक, एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, अतः यह फलन ह्रासमान है। और यही हमको सिद्ध करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो ये भी आपको समझ में आया कि इस पर ये वर्धमान है, हमने दिखा दिया, इस पर ये ह्रासमान है, ये हमने दिखा दिया, और यही दिखवा रहा था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एक फंक्शन है, क्या है? लॉग मॉडुलस साइन एक्स। अब की भैया भाई लॉग मॉडुलस में कॉस एक्स दिया है यार, साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स है। ठीक है, मैं इसमें भी 2 अंतराल दिए हैं, इसमें बताना है कि एक पर ये वर्धमान है, दूसरे पर ये ह्रासमान, हमको प्रूव करना है। तो चलो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एफ डैश एक्स, ओके, लॉग एक्स का 1 कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का दोबारा माइनस साइन एक्स। अच्छा, जब मॉडुलस से बाहर कोई वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव ही निकलती है, तो माइनस साइन एक्स बाहर निकलेगा, माइनस प्लस का साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा भैया tan एक्स। क्या बनेगा? tan एक्स। अब 2 अंतराल दिए हैं, उन दोनों अंतरालों पर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं अंतराल, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एफ डैश एक्स। क्या है? क्या एफ डैश एक्स? tan एक्स है भैया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बतानी है। ओके, तो यहाँ पर जरा देखिए पहला अंतराल क्या दिया है? 0 से पाई बाई 2 पर, ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आप 0 से पाई बाई 2 पर tan कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो 0 से पाई बाई 2 मतलब प्रथम चतुर्थांश सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भैया पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि 0 से पाई बाई 2 पर आप सिद्ध करिए कि वर्धमान है, तो हमने सिद्ध कर दिया है वर्धमान है। ओके, नेक्स्ट आगे की बात कर रहा है ये कि अगला अंतराल दिया 3 पाई बाई 2 2 पाई। 3 पाई बाई 2 का मतलब आप समझते हैं? 3 पाई बाई 2 का मतलब भैया होता है 270, पाई बाई 2 90, 93 270, ओके, 270 और 2 पाई का मतलब 360, 270 360 मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश है। और चतुर्थ चतुर्थांश में भैया tan एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो ये कैसा होगा? ह्रासमान होगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि यही आपको सिद्ध करना था कि इस अंतराल पर ये पॉजिटिव है, इस अंतराल पर ये नेगेटिव मतलब वर्धमान है और ह्रासमान है, हमने सिद्ध कर दिया। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। 17 तो 17, हाँ 17 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला इसने? सिद्ध कीजिए कि R में, मतलब कोई जो डोमेन है जो दिया है R, अंतराल क्या है? R मतलब कोई भी रियल नंबर, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, मतलब कोई भी वैल्यू, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस के इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, R में दिया गया फलन कौन सा फलन दिया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। ओके, वर्धमान है, हमें दिखाना है कि इसमें से कोई भी आप वैल्यू ले लो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस के इन्फिनाइट तक कोई भी आप वैल्यू ले लो, हर जगह पर ये वर्धमान होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। एफ डैश एक्स निकालिए सबसे पहले, 3x स्क्वायर 3 दूना 6x, ये हो जाएगा ना 6x और प्लस का 3। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू भैया 3 कॉमन ले लो तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा दे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। खोल के देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। तो ये भैया फार्मूला है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब आप चाहे जो वैल्यू रख लो, आप x का कोई भी वैल्यू रख लो, माइनस का रख लो, प्लस का वैल्यू रख लो, होल स्क्वायर हो गया ना। और होल स्क्वायर होने का मतलब है वो पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा निगेटिव हो ही नहीं सकता भैया। होल ऑफ स्क्वायर, माइनस में 3 अंदर आया, स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा। प्लस का अगर 3 था तो प्लस का रहता ही, माइनस का अगर भीतर आ भी जाएगा तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप x का वैल्यू आप कोई भी रख लो, माइनस का प्लस का मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस के इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, हर जगह पर ये धनात्मक आएगा। तो लिख देंगे कि एफ डैश एक्स का मान माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, मतलब जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, आर पर, ठीक है, धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो धनात्मक होगा ही। अतः
फलन जो है आर पर किसी भी रियल नंबर पर वर्धमान है, और यही हमको प्रूव करना था भैया, वर्धमान है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, मेरे ख्याल से समझ में आया है। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, बस आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है यार, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है, ठीक है। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ऐसे ही आपके सामने वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मैं कुछ दिन बाद लाइव आऊँगा, लाइव डेली आपको पढ़ाऊंगा मैं, और फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। फिजिक्स ऑलरेडी वैसे अपलोड है चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस, मतलब लगभग पूरी फिजिक्स हमारी कंप्लीट है, चैनल पर पड़ी हुई है। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा नए तरीके से फिजिक्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं। अगली एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। अगला वीडियो तुरंत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से किस अंतराल पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर -x वर्धमान है। किस अंतराल पर ये वर्धमान है आपको बताना है, ठीक है। किस अंतराल पर वर्धमान है, बहुत सारे अंतराल दिए हैं, सबको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले dy बाई dx निकालना होगा। वर्धमान चेक करने के लिए dy बाई dx निकालिए। क्वोशिएंट रूल लगाओगे भैया आप, एक्स स्क्वायर का करिए 2x e की पावर -x का e की पावर -x रहेगा, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा। सॉरी 2x फर्स्ट का किया, क्वोशिएंट रूल नहीं प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट का किया 2x e की पावर x को ऐसे रखेंगे ना, अभी तो सेकंड को एज इट इज रखते हैं, प्लस सेकंड का किया e की पावर -x का, भैया e की पावर -x होता है लेकिन माइनस पहले आ जाएगा, और x स्क्वायर को एज इट इज रख दीजिए। भैया कॉमन ले लो जरा, dy बाई dx 2x सॉरी x e की पावर -x कॉमन, तो क्या बचेगा, x चला गया, e की पावर -x चला गया, 2 बचा, और भैया माइनस में x बचेगा, माइनस में x बचेगा। देखिए ये x का वैल्यू e की पावर -x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिए नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। किसी की घात माइनस की होने से वो उसका वैल्यू माइनस का थोड़ी हो जाएगा। मान लिया मैंने 2 की घात -5 लिख दी, तो ये माइनस का कोई वैल्यू आएगा नहीं, 1/2 की पावर 5 ये आ जाएगा 1/32 आया तो पॉजिटिव। घात माइनस होने से कोई वैल्यू माइनस का नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो कभी माइनस का हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ये तो पॉजिटिव है। अगर हम x, अब x पर डिपेंड है कि x कैसा होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहला वाला चेक करते हैं। a पहला अंतराल दिया है -∞ से ∞, इनके बीच का कोई भी वैल्यू ले ले, और पूछा है कि किस पर ये वर्धमान होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1, x का मान 1 ले ले, तो ये 1 प्लस का होगा, ये तो प्लस का होगा ही। यहाँ पर 2 और -1 तो ये प्लस का होगा, तो प्लस प्लस और ये भी प्लस का आ जाएगा, प्लस 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 तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और कोई वैल्यू रख लो, और कोई वैल्यू रख लो भैया, 1 के अलावा 3 रख लें, 3 रख लें, तो 3 रखेंगे तो देखिए 3 ये प्लस का होगा, ये तो हमेशा ही प्लस का होगा, और 2 - 3 मतलब माइनस का आ जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा, माइनस आएगा ना। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ जगहों पर ये धनात्मक भी है, कुछ जगहों पर ये ऋणात्मक आएगा। ऐसे सिचुएशन हम कहते हैं कि ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, तो हमें ये ऑप्शन इसका सही नहीं लगा। क्यों सही नहीं लगा, क्योंकि ये पूछ रहा था किस पर ये वर्धमान है, तो ये वर्धमान कुछ जगह पर है इसमें से और कुछ जगह पर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है। अब बी वाला देखिए, ये नहीं है वर्धमान के लिए, ठीक है। बी वाला देखिए -2, 0, इस पर चेक करिए। -2, 0 के बीच की कोई भी संख्या ले लो आप, -2 और 0 के बीच की, -2 और 0 के बीच की मतलब -1 ले लीजिए आप, रख करके देख लीजिए -1, तो x जगह पर -1 रखिए, तो भैया x जगह पर -1 रखेंगे तो ये माइनस, और ये तो हमेशा प्लस का रहेगा। -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1, तो 2 और +1 3 प्लस का हो जाएगा, और गुणा होके तीनों की गुणा होगी, प्लस 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 माइनस 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 आएगा, माइनस आएगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो ये वर्धमान नहीं ह्रासमान होगा इस अंतराल पर। ओके, सी वाले की बात करिए भैया। सी वाला दिया है 2 से इन्फानाइट, 2 से इन्फानाइट के बीच की कोई भी, 2 से आगे की वैल्यू, मतलब 2 से आगे की वैल्यू कोई भी ले लो, 3 4 5 6 7 8 आप लेकर के देख लीजिए। 3 तो 3 लोगे तो ये प्लस का होगा, ये तो हमेशा ही प्लस का। 3 लोगे तो 2 में से 3 घटेगा, -1 बचेगा, माइनस बचेगा तो ये क्या हो जाएगा,
नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो भैया ये ह्रासमान होगा, वर्धमान नहीं होगा। तो अब देखते हैं डी वाला, 0 से 2 बचा भैया। 0 से 2 की बात करो तो 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू धनात्मक ही होगा, ये तो धनात्मक रहेगा ही। 0 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1.5 ले लो, तो 1 ले लो तो 2 में से 1 गया, 1 प्लस का बचेगा तो ये प्लस 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 ही बचेगा, अर्थात यहाँ पर ये वर्धमान होगा। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि इस अंतराल पर ये फलन वर्धमान होगा। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी एक्सरसाइज, अगर नहीं आई है तो ये एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हो तो शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ पर। और हाँ, मुझे इंस्टा पर अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर लीजिए, वहाँ पर मैं अगर आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इंस्टा की आईडी मैं बता देता हूँ, ARYA नीचे वाला अंडरस्कोर, नीचे वाली जो लाइन होती है अंडरस्कोर और SIR, सर्च करेंगे आप इंस्टा पर तो आपको मेरा अकाउंट मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमें भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर देने का प्रयास करूँगा, ओके। तो चलो इसी के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।